नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट रेत महल का राज। आज हम आपको दिखाएंगे कि रेत का एक ऐसा महल जिसकी बुनियाद लालच की दलदल पर खड़ी की गई। सरकार दावे करती है और अधिकारी दावे करते हैं कि हरियाणा में अवैध खनन या अवैध रेती के काम पर पूरी तरह अंकुश लग चुका है, लेकिन यमुनानगर में चल रही खानों पर लोगों ने संगीन आरोप लगाए हैं कि वहां कंपनियां सरकार से टेंडर लेकर रेत निकालने का ठेका लेती हैं, लेकिन ठेके मिलने के बाद वो नियमों को ताक पर रखकर काम करती हैं। आरोप यह भी है कि खदान के आसपास रात के अंधेरे में अवैध लोडिंग के जरिए भी माल की सप्लाई होती है, लेकिन प्रशासन से लेकर सरकार तक शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिएगा यही हमारी रिपोर्ट। पानी से निकली इस रेत की जो बड़ी मछलियां हैं वो बेनकाब होंगी। नाम क्यों नहीं लिख रहे? आप नाम लिखिए। चौथा मतलब चौथा मतलब त्रिपुटी। हरियाणा का यमुनानगर, जहां से यमुना नदी गुजरती है, यमुना नदी से सरकार ने शर्तों और नियमों के जरिए रेती निकालने की परमिशन दी है। यानी कि आप नियमों के तहत यहां से रेती निकाल सकते हैं और इसके लिए बाकायदा कंपनियों को टेंडर दे रखा है। लेकिन यहां जो कंपनियां रेत निकालने का काम कर रही हैं, उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसा ही मामला है नंबर B14 का, जिसका ठेका तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर है। नंबर B14 संधाला गांव में पड़ता है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि तिरुपति कंपनी के तरफ से नियमों की अनदेखी कर अवैध तरीके से रेत निकाला जा रहा है। रात के वक्त ट्रकों में ओवरलोडिंग रेती लेकर भी जाई जा रही है। जगह संधाला गांव, यमुनानगर, हरियाणा। तारीख 30 जनवरी 2021। वक्त रात 8 से 9 बजे के बीच। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, तब एक ट्रक ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस ट्रक से पानी टपक रहा था। ट्रक के नंबर प्लेट पर लिखा सिर्फ F924 नंबर ही साफ दिख रहा था। उस पर लिखा भिंदर भी पढ़ा जा सकता था। ये ट्रक जिस रास्ते पर था, उसी रास्ते पर लगा एक बोर्ड भी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। उस पर लिखा था B14, मोटे रेत की पुरानी खान। क्या इस बोर्ड और पानी टपकाते ट्रक के बीच कोई रिश्ता है? आखिर ट्रक से पानी क्यों टपक रहा था? क्या यह रात के किसी गुनाह का सबूत था? इन सवालों का जवाब यमुनानगर में नदी के किनारे चलने वाले एक काले खेल को बेनकाब कर सकता है। लिहाजा हम सुबह के वक्त उसी इलाके में दोबारा पहुंच गए। वहां हमें नदी से रेत निकालने वाले नजर आए। रेत जिसे यमुना रेती कही जाती है, गुमथला क्षेत्र की जो कहानी, जहां माइनिंग जोन है, माइनिंग जोन इलीगल नहीं है। 2016 से उनकी परमिशन हरियाणा में दी जा चुकी है, लेकिन जो रेत है, यमुना रेत जिसे कहा जाता है, क्या इसका खनन वैध तरीके से होता है? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ संघाला गांव चलना होगा और वहाँ की कहानी आप देखेंगे तो तमाम जो बड़े लोग हैं, बड़े माइनिंग की कंपनियां हैं, और कहें कि इस पानी से निकली इस रेत की जो बड़ी मछलियां हैं वो बेनकाब होंगी।
लेकिन ये काला खेल बहुत बारीक है। आरोप है कि जैसे पानी में रेत घुल जाता है, वैसे ही कानूनी इजाजत की आड़ में अवैध खनन छिप जाता है। यानी रेत माफिया को बेनकाब करना आसान नहीं। यहाँ नदी के किनारे बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर रेत निकाली जाती है। उन्हें भारी ट्रकों से बाजार तक पहुंचाया जाता है। हमने इस बारे में जानकारी ली तो पता चला कि गुमथला के संधाला गांव में रेत निकालने के लिए कई सरकारी खाने हैं। उनमें खान नंबर B14 का ठेका तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास है। सवाल ये, क्या ये कंपनी वैध तरीके से रेत का खनन कर रही है? इसमें कोई शक नहीं कि गुमथला इलाके में यमुना नदी के किनारे हो रहा यह खनन सरकारी इजाजत से हो रहा है। हालांकि संधाला गांव के आसपास रहने वालों की माने तो रेत के खेल का एक काला सच भी है। इस सच की एक कड़ी अंधेरे में पानी टपकाते हुए गुजरने वाले ट्रकों से भी जुड़ती है। आरोप है कि अंधेरे में ही ऐसे ट्रकों से होता है वो खेल जिससे न सिर्फ सरकारी खजाने को चूना लगाया जाता है, बल्कि नदी के आसपास रहने वालों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। क्या है रेत में होने वाले काले खेल का सच? क्यों खतरे में है खानों के पास रहने वालों की जान? सरकारी अफसर रेत के काले खेल से क्यों हैं अनजान? होश उड़ा देने वाला सच यही है कि इस इलाके में रेत माफिया का बोलबाला है। लोग उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं, क्योंकि आरोप है कि सरकारी अमला उनके काले खेल से अनजान बना रहता है। लिहाजा गुमथला के बाशिंदे वरयाम सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। अपनी याचिका में उन्होंने इलाके में चल रहे गैर कानूनी खनन को बेनकाब कर दिया। यहाँ यमुना नदी के किनारों के पास आकर के खनन किया जाता है जो गैर कानूनी है, उसकी कभी किसी ने कोई परमिशन नहीं दी। क्योंकि यहाँ जब बरसाती मौसम आता है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो जमुना का जल स्तर बढ़ता है तो किनारों को तोड़कर आबादी दे में घुसने का उसका भय रहता है। परंतु इन खनन माफिया ने, इन गैर कानूनी तरीके से खनन करने वालों ने यमुना नदी के किनारों के पास आकर के खनन किया, और इस खनन से हमारे क्षेत्र को जान माल का नुकसान बढ़ता जा रहा है और आने वाला समय जो भयंकर स्थिति लेकर आएगा। परंतु इनके खिलाफ समय पर ही कार्रवाइयों के लिए दरखास्तें भेजी जाती हैं, शिकायतें की जाती हैं। प्रशासन को पूर्ण रूप से पता है। आरोप है कि इसके बावजूद खनन पर नजर रखने वाला प्रशासनिक अमला शिकायतों पर कुंडली मारकर बैठा रहता है। जबकि सच क्या है, ये गुमथला के संधाला गांव में हो रहे खनन की तस्वीरों में ही साफ दिख जाता है। नदी के किनारे खनन किया जाता है, ये कोई छिपी बात नहीं। इससे किनारे कमजोर हो सकते हैं। बाढ़ का पानी बस्ती में घुसकर तबाही मचा सकता है। ऐसा खनन गैर कानूनी है, लेकिन जब बड़े नियम टूट रहे हों तो ये बहुत मामूली बात है। जी मीडिया ने जब संधाला गांव में पड़ताल शुरू की तो रात के अंधेरे में होने वाला बड़ा काला कारोबार सामने आ गया। हमें ऐसे ट्रक दिखे जिनसे पानी टपक रहा था। ऐसा तब होता है जब ट्रकों में नदी से निकाली गई ताजी रेत लादी गई हो, जबकि रात में नदी से रेत निकालना गैर कानूनी और अवैध। बेशक सरकार नदी से रेत निकालने की इजाजत देती है, लेकिन ऐसा सिर्फ सूरज की रोशनी में ही किया जा सकता है। हमें इलाके के माइनिंग ऑफिसर ने भी इस नियम की जानकारी दी। मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा था, बस चलो बाकी बात बाद में कर लेंगे। अगर जैसे इसमें एक माइनिंग का एक बेसिक रूल ये होता है कि 8 घंटे हो गए हों और जितना आपको टन का उठाने का हो
और तीसरा ये होता है कि सूर्यास्त हो गया तो उसके बाद का खुदाई और उसके बाद का नहीं हो सकता, ऐसा कोई रूल होता है क्या? इवनिंग वाला है और कोई नहीं। सूर्यास्त वाला है नियम? हाँ हाँ। सवाल ये है, जब सरकारी अफसर भी मानते हैं कि रात में नदी में खनन करना अवैध है और अपराध के दायरे में आता है, तो इलाके में गीली रेत लादकर ट्रक बेरोक टोक कैसे निकलते हैं? क्या खनन पर नजर रखने वाले सरकारी अफसर इस धंधे से बेखबर हैं? रात में चल रहे इस काले कारोबार पर प्रशासन लगाम क्यों नहीं लगाता? जबकि जो काला खेल हमारे कैमरे में आसानी से रिकॉर्ड हो सकता है, वो सरकारी जांच में 1 मिनट में बेनकाब हो सकता है। फिर भी ये खेल बदस्तूर जारी है। पानी टपकता हुआ रात को अगर ट्रक जा रहा है और वो आपके कैमरे ने कैच कर लिया, तो इसका मतलब है कि काम दिन में भी हुआ और रात में भी हुआ। देखिएगा, सूर्यास्त के बाद खनन नहीं हो सकता। और खनन अगर सूर्यास्त के बाद ये कर रहे हैं, अंदर से डंप लगा रहे हैं, पानी के अंदर जीव जंतुओं को, जो जलीय जीव हैं, उनको भी समय चाहिए। ये बहुत बड़ा क्राइम है। जैसे हमें जीने का अधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है। अगर पूरा दिन आपने खुदाई की, जीव जंतु एक साइड पे लगे रहे, रात को उनको भी अपना जीवन व्यतीत करना है, आप रात को भी डंप मार रहे हो। यानी मामला सिर्फ कानूनों की अनदेखी का ही नहीं है, चांदी के चंद सिक्कों के लिए देश के पर्यावरण और जैव संपदा को रौंद देने का भी है। आरोप है कि इस काले खेल के खिलाफ सरकारी विभाग सिर्फ दिखावे की ही कार्रवाई करते हैं। बलराम सिंह का आरोप है कि ये धंधा खनन कंपनी से जुड़े लोगों और सरकारी सिस्टम की साठगांठ के बिना चल ही नहीं सकता। रात को नियम में खनन नहीं कर सकते, 1, रात को ई परवाना नहीं काट सकते, 2, रात को लोडिंग नहीं कर सकते। ई परवाना में टाइम भी होता है क्या मेंशन? जी बिल्कुल, टाइमिंग मेंशन होती है, इसलिए ये रात को काट नहीं सकते। वहां फिर क्या खेल खेला जाता है? रात को सारी माइनिंग अवैध होती है, ट्रक भरे जाते हैं, ना कोई मापदंड रहता है, ना कोई नियम रहता है, ना कोई कायदा रहता है। रियल्टी चोरी की जाती है, ओवरलोड भरे जाते हैं, सारा रास्ता पानी टुपकता है, सड़कें जलमग्न होती हैं, व्हीकलों से लोग गिरते हैं, चोटीले हो रहे हैं, और सड़कें जो राष्ट्र की संपत्ति है, जो हमारे ही पैसे से बनी है, उनको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ई परवाना यानी रेत लदे ट्रकों के सड़क पर निकलने की ऑनलाइन एंट्री का दस्तावेज। इस दस्तावेज के बिना ट्रक सड़क पर नहीं चल सकते। ऐसे ट्रक जब्त भी होते हैं और उन्हें रिहा कराने के कानूनी रास्ते भी हैं, जिनमें वेबसाइट न चलने जैसी वजहें गिना दी जाती हैं। कानून से बच निकलने की चोर गली रात में रेत ले जा रहे ट्रकों के लिए भी बखूबी इस्तेमाल की जाती है। बेशक पुलिस के छापे के बिना यह साबित करना मुश्किल है कि रात में चलने वाले ट्रक खनन कंपनी के ही हैं। लेकिन सवाल यह भी, क्या खनन कंपनी अपने इलाके में ऐसे ट्रकों के चलने की जानकारी ना होने से इनकार कर सकती है? अगर उसके खान वाले इलाके में रात में ऐसे ट्रक चलते हैं, तो क्या खनन कंपनी अपनी जवाबदेही से बच सकती है? यमुनानगर से कैमरा पर्सन जय किशन के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया। गुमथला राव इलाके में चल रहे अवैध रेती निकालने की शिकायतों के बाद जब हमारे संवाददाता विनोद लांबा टीम के साथ यहां पहुंचे, तो ऐसी कई चीजें हमारे कैमरे में कैद हुई और कई अहम दस्तावेज भी खुद ब खुद हमारे हाथ लगते चले गए। जो तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आरोप लगे हैं, उन पर प्रशासन भी गंभीर नहीं नजर आ रहा है और न ही सरकार, क्योंकि यह शिकायत सीएम विंडो तक पहुंची है। इतना ही नहीं, सरकारी जांच में यह तस्दीक भी हो चुकी है कि यमुना की धारा को ही मोड़ दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ विभागों में पत्र लिखे गए और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। कंपनी को सिर्फ यहां पर 38,60,000 टन रेत निकालने की ही परमिशन है, लेकिन शिकायतकर्ता दावा कर रहे हैं कि कंपनी नियमों से भी आगे निकलकर यमुना को छलनी कर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा रही है।
इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वो इलाका है जहां मीडिया के कैमरे नहीं पहुंच सकते। संधाला गांव में चल रही एक खान की ये तस्वीरें तब की हैं जब यहां का मुआयना करने के लिए एक सरकारी टीम पहुंची थी। वक्त था मई 2019। सरकारी टीम को जांच के दौरान यहां नदी में मिट्टी डालकर बनाया गया एक अस्थायी बांध मिला। बांध यानी वो संरचना जो नदी के पानी को बांध देती है या दूसरी तरफ मोड़ देती है। इन तस्वीरों में बांध के अंत में रेत निकालने वाली एक मशीन भी दिखती है। बांध के दोनों किनारों पर पड़ी रेत की बोरियों को भी यहां साफ देखा जा सकता है। क्या ये वही एरिया नजर आता है? 14 मई 2019 की फुटेज है। ये बिल्कुल वही एरिया है, वही नजारा है और यही मंजर आज मौके पे भी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर मई 2019 की पुरानी और अब की ताजा तस्वीरें दिख रही हैं। वरयाम सिंह का आरोप है कि खान नंबर B14 में जैसे तब अस्थायी बांध था, वैसे अब भी अस्थायी बांध मौजूद है। सवाल यह है, क्या सरकारी विभाग ऐसे संगीन आरोपों की जांच करेंगे? खनन के लिए किसी भी खान में बांध जैसी अस्थायी संरचना बना देने का मतलब क्या होता है? ये सिंचाई विभाग की 30 नवंबर 2020 की एक चिट्ठी से भी समझा जा सकता है। ये चिट्ठी सब डिविजनल ऑफिसर ने इलाके के SHO को भेजी थी। चिट्ठी में साफ लिखा था, संधाला गांव के खान में मिला अस्थायी बांध गैर कानूनी है। बांध बनाने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश की। कमाल देखिए कि अवैध बांध के लिए न खान को ऑपरेट कर रही कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया, न उसके किसी अधिकारी को। ये ऐसे ही तो करते हैं, यही तो मैनिपुलेशन है भाई। एक बात सुनो, इस एरिया में 6 घाट हैं, 6 बाय नाम आपने दिए, 6 को बाय नाम टेंडर दिया, 6 बाय नाम खुदाई कर रहे हैं, 6 बाय नाम रॉयल्टी कटा रहे हैं। जब कंप्लेंट की बात आती है, लिख रहे हो आप? नाम क्यों नहीं लिख रहे? आप नाम लिखिए। B14 मतलब? B14 मतलब तिरुपति। खान नंबर B14 वही खान है जिसे 2 साल से तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड संचालित कर रही है। संधाला गांव के लोगों ने 26 जून 2019 को भी खान नंबर B14 में अस्थायी बांध होने की शिकायत दी थी, लेकिन कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ा। ये खेल रुक जाएगा ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि सरकारी विभाग अब खनन के लिए सरकार से अस्थायी बांध बनाने की इजाजत तक देने की सिफारिश करने लगे। ठीक है सर, वहाँ उसको आप अलाउ करने वाले हो नई पॉलिसी में, लेकिन आज के हिसाब से जो नियम है, ये रिवर पे अगर ऐसे बनाते हैं तो आज के हिसाब की पॉलिसी के हिसाब से तो गलत है। आज के हिसाब से तो कोई पॉलिसी उसमें है नहीं। यदि वो कहीं पर वाटर वो डाइवर्ट होता है उससे, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक्शन सिर्फ कागजों पर ही होता है। संधाला गांव के आसपास रहने वाले लोग कई बार अवैध खनन की शिकायत कर चुके हैं। मेरे गांव में नगड़ा B14 के नाम से एक रेत खनन का घाट है, जिसको तिरुपति नामक कंपनी का संचालन करती है, और इसने सारे नियम और कायदे कानून को ताक पर रखकर प्राकृतिक धारा जो यमुना की है उसको मोड़कर खनन किया। इसकी शिकायत हमने ACS और अपना डिस्ट्रिक्ट DC, डिप्टी कमिश्नर, SDM सब अधिकारियों को दी, लेकिन किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उल्टा उनको धमकाया और डराया जाता है गाँव वासियों को। और अवैध खनन की वजह से सरकार को तो लाखों करोड़ों का नुकसान रेवेन्यू का हो ही रहा है, लेकिन आम आदमी के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस सिलसिले में तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर कई संगीन आरोप लगे। कंपनी को सालाना 38,60,000 टन रेत निकालने की ही इजाजत है, लेकिन उसके खिलाफ इजाजत से ज्यादा रेत निकालने की शिकायत भी हो चुकी है। फिर भी कंपनी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, उसके हौसले बुलंद होने लगे। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल 19 अक्टूबर 2020 के कांतारानी वर्सेस तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुकदमे से भी जाहिर है। आरोप है कंपनी ने खान के पास रहने वाली कांतारानी के खेत पट्टे पर लिए, लेकिन बदले में करार के मुताबिक पैसे देने से इनकार कर दिया। कांतारानी को भी एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ही अपना हक मिल सका।
हमारे गांव में B14 खनन एजेंसी रेत खुदाई करती है, जो नियम तोड़कर खनन करती है। इसने मेरी भूमि पर भी जबरदस्ती खनन कर मेरी भूमि का ठेका नहीं दिया था। कोर्ट में केस करने के बाद मुझे पैसे दिए फिर इन्होंने। आरोप है कि संधाला गांव में कांता रानी जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अवैध खनन की वजह से शोषण से जूझना पड़ा। हालांकि अब वर्याम सिंह जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और संधाला गांव के कुछ लोग तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। लिहाजा अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या पर्यावरण और इजाजत से ज्यादा खनन के आरोपों से घिरी कंपनी के खिलाफ सचमुच कोई बड़ी कार्रवाई होगी? विनोद लांबा, ज़ी मीडिया, यमुनानगर। तो देखा आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट कैसे यमुनानगर में यमुना नदी को छलनी करने के आरोप लग रहे हैं, और ये बाकायदा उन कंपनियों पर आरोप लग रहे हैं जिन कंपनियों को टेंडर दिए गए, नियम के तहत काम करने के लिए परमिशन दी, लेकिन वो नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए उठ रहे। ब्रेक के बाद भी यहां खबरों का सिलसिला रुकेगा नहीं। पानी से निकली इस रेत की जो बड़ी मछलियां हैं वो बेनकाब होंगी। नाम क्यों नहीं लिख रहे? आप नाम लिखिए। मतलब B14 मतलब तिरुपति।